आपने ये देखा होगा कि अगर दो मैग्नेट्स को करीब रखा जाता है, फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट और ये एक दूसरा मैग्नेट, तो इन दोनों के बीच या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एक दूसरे के तरफ फोर्स अप्लाई होता है, या फिर इन दोनों के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो दो मैग्नेट्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो कौन सा लॉ इन दोनों मैग्नेट्स के बीच अप्लाइड फोर्स को इवैल्यूएट करने में मददगार होगा या फिर उसे इवैल्यूएट कर पाएगा? वो लॉ है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक में हमने कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, और वो था क्या कि अगर हम दो चार्जेस को, मान ले वो दो चार्जेस है Q1 मैग्नीट्यूड का और Q2 मैग्नीट्यूड का, अगर हम इन दोनों चार्जेस को एक सर्टेन डिस्टेंस में रखते हैं, फॉर एग्जांपल वो डिस्टेंस है R, तो फिर इन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, चलिए मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो रेपल्सिव फोर्स होगा। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ रेपल्शन काम करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो मैग्नीट्यूड ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, इनटू दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये इस फोर्स का स्केलर फॉर्म है, जिसे हम स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कहते हैं। तो यहां पर देखिए हमने यूज किया कांस्टेंट के तौर पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अर्थात हम ये मान रहे हैं यहां पर जो स्पेस है इन दोनों चार्जेस के बीच का, वो स्पेस फ्री स्पेस है, या फिर कहें यहां पर वैक्यूम है या फिर एयर है। तो उसी तरह से जब हम दो मैग्नेट्स को रखते हैं एक दूसरे के आसपास, तो जो फोर्स इनमें अप्लाइड होता है वो भी कुछ इसी तरह के इक्वेशन से इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो उसके लिए है, जैसे कि हमने बात किया, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो इसे शुरू करने से पहले हमें यह पता लगाना होगा, क्या दो मैग्नेट्स, एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट, एक दूसरे पे जो फोर्स लगाता है वो फोर्स हम इस तरह के इक्वेशन से पता कर सकते हैं या फिर कुछ और हमें करना होगा? तो देखिए हमने मैग्नेट के प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए यह देखा था कि लाइक पोल जो होते हैं ये एक दूसरे को रेपेल करते हैं, और अनलाइक पोल जो होते हैं, अनलाइक पोल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये जो रेपल्शन या अट्रैक्शन वाला फीचर है ये मैग्नेट का नहीं होता है। अगर वैसे देखा जाए तो मैग्नेट का ही ये बिहेवियर है, पर मोर स्पेसिफिकली अगर देखें तो ये बिहेवियर होता है पोल्स का, और एक मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं। तो जैसे कि मान ले यहां पर अगर नॉर्थ पोल है इस जगह पे, और दूसरे मैग्नेट में यहां पर नॉर्थ पोल है और उसके अपोजिट साइड में साउथ पोल है, तो इनके बीच का इंटरेक्शन कुछ कॉम्प्लिकेटेड इंटरेक्शन होगा। इन दोनों नॉर्थ पोल्स के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो कुछ ऐसा होगा कि एक दूसरे को ये रेपेल करेंगे, ये नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रेपेल करेंगे, पर ये जो साउथ पोल है ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो फिर अगर फंडामेंटली देखें तो फोर्स मैग्नेट्स के बीच नहीं अप्लाई होता है, बल्कि मैग्नेट्स के पोल्स के बीच अप्लाई होता है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है दो चार्जेस के बीच में, उसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में। तो फिर हमें मैग्नेटिक पोल्स को फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना होगा, या फिर कहें मैग्नेटिक पोल्स का कुछ एक प्रॉपर्टी को फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना होगा, जैसे कि हम चार्ज को फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप देखें दो मासेस के बीच का अट्रैक्शन, फॉर एग्जांपल ये m1 मास का है और ये m2 मास का है, और ये दोनों अगर r डिस्टेंस दूर है, तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड, इसे हम कहते हैं ये बराबर होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू दोनों मासेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां पर हम
इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास को कंसीडर करते हैं, इसे फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, और ये है भी फिजिकल क्वांटिटी मास। तो हमें मैग्नेट्स के पोल का कुछ एक प्रॉपर्टी को, कुछ एक बिहेवियर को फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना होगा, और वो प्रॉपर्टी है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, अगर उस पोल का स्ट्रेंथ जो है ये ज्यादा है, अर्थात ये ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ये ज्यादा रिपल कर सकता है, तो उसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो हमें यहां पर कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, इसे फिगर आउट करने के लिए हमें पोल स्ट्रेंथ को फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना होगा। मैं यहां आपको बता दूं कि इस पोल स्ट्रेंथ का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर मीटर। एम्पेयर मीटर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एम। तो फिर देखिए ये कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म होता क्या है कि अगर हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं और उन दोनों के बीच का फोर्स हमें पता करना है, तो हमें यह कंसीडर करना होगा कि उनके इंडिविजुअल पोल्स के बीच किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। तो हमने माना दो नॉर्थ पोल्स के बीच मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये भी नॉर्थ पोल और ये भी नॉर्थ पोल, और इन दोनों पोल्स के बीच जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r, और इस पोल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है m1, और इस दूसरे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ये वाला नॉर्थ पोल, इसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है यह है m2। तो चूंकि दोनों नॉर्थ पोल्स हैं, दोनों लाइक पोल्स हैं, तो ये एक दूसरे को रेपेल करेंगे, तो इन्होंने एक दूसरे को रेपेल किया, और ये जो रेपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड हमने माना यह है F। तो अगर m1 पोल या फिर m1 स्ट्रेंथ का पोल m2 पोल को F मैग्नीट्यूड के फोर्स से रेपेल करे, तो ये m2 भी m1 को उसी मैग्नीट्यूड के फोर्स से रेपेल करेगा, पर इन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन होगा ये एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर के तौर पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर F है, पर स्केलर फॉर्म अगर फोर्स का कंसीडर करें या सिर्फ इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, तो हम कह सकते हैं दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, और ये फोर्स ये प्रोपोर्शनल होता है पहले पोल के स्ट्रेंथ का, साथ ही साथ ये प्रोपोर्शनल होता है दूसरे पोल के मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के, और जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में देखा, यहां भी फोर्स इन दोनों पोल्स के बीच ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों पोल्स के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो फिर हम इसे कुछ इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं। इन तीनों स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा दो पोल्स के बीच, ये फोर्स प्रोपोर्शनल होगा दो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट्स के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब हमें क्या करना है, यहां पर इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वालिटी साइन से। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम या एयर के लिए ये होता है μ0/4π। अर्थात हमने माना कि दोनों पोल्स के बीच जो मीडियम है यहां पर, ये या तो वैक्यूम है या फिर यहां पर एयर है, और अब हमें मल्टीप्लाई करना है इसके साथ m1 जो कि है पहले पोल का पोल स्ट्रेंथ इंटू m2 जो कि है दूसरे पोल का पोल स्ट्रेंथ, डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। ये जो μ0 टर्म है ये फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए होता है, या फिर कहें एयर के लिए होता है, और इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अर्थात ये टर्म हम तभी यूज करेंगे जब ये दोनों पोल के बीच का जो मीडियम है ये फ्री स्पेस हो, अर्थात वैक्यूम हो।
पर अगर एयर भी हो तो भी उसका जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी होगा एयर का, वो इस म्यू नॉट के बहुत करीब होगा। तो हम एयर के लिए भी ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन बना, जो कि ये बता सकता है हमें कि दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, इसे हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब इससे आगे हमें क्या करना है, इस म्यू नॉट का वैल्यू और यूनिट पता करना है। तो यहां जो वैल्यू हम पता करेंगे वो म्यू नॉट ओवर 4 पाई के लिए पता करेंगे, और यूनिट जो पता करेंगे वो म्यू नॉट ओवर 4 पाई का भी जो होगा म्यू नॉट का भी वही होगा, क्योंकि 4 पाई एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो चलिए इसका वैल्यू लिख लेते हैं। इस म्यू नॉट ओवर 4 पाई का वैल्यू जो है, जो कि यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसका वैल्यू है 10⁻⁻⁷। अब देख लेते हैं इसका यूनिट क्या होगा। ये म्यू नॉट ओवर 4 पाई का जो यूनिट होगा वही म्यू नॉट का यूनिट होगा, क्योंकि 4 पाई तो एक कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। तो फिर इस इक्वेशन से आगे हम कह सकते हैं कि म्यू नॉट ओवर 4 पाई ये बराबर होगा F इंटू आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2 के। तो जब SI यूनिट की बात हो, SI यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, चाहे वो फ्री स्पेस का हो चाहे कोई और मीडियम का हो, सबका SI यूनिट तो सेम होगा। वैल्यू उसके साथ एसोसिएटेड न्यूमेरिक वैल्यू वो अलग होगा, लेकिन यूनिट तो सबका सेम होगा। और इसका जो यूनिट होगा इसका भी वही यूनिट होगा। तो ये यूनिट जो होगा SI यूनिट, वो इस एक्सप्रेशन के यूनिट के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ये होगा फोर्स का यूनिट SI यूनिट न्यूटन, आर स्क्वायर्ड अर्थात डिस्टेंस स्क्वायर्ड का SI यूनिट मीटर स्क्वायर्ड, डिवाइडेड बाय पोल स्ट्रेंथ, दो पोल स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट, अर्थात पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट है उसका स्क्वायर। तो देखिए पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर, तो उसका स्क्वायर होगा एम्पियर स्क्वायर्ड मीटर स्क्वायर्ड। तो आप SI यूनिट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी इसका कह सकते हैं कि ये है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर्ड। लेकिन ये यूनिट यूज नहीं किया जाता है, जबकि इसके बदले हम कुछ और यूनिट यूज करते हैं। तो उन यूनिट्स पे चर्चा करने से पहले मैं कुछ रिलेशन आपको बता दूं। वो रिलेशंस है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो SI यूनिट होता है, इसका SI यूनिट, ये SI यूनिट होता है टेस्ला। और मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका SI यूनिट होता है वेबर। इन शॉर्ट टेस्ला को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं और वेबर को कैपिटल WB से डिनोट करते हैं। इन सब के बीच का रिलेशन पता कर लेते हैं, टेस्ला, वेबर और पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट है एम्पियर मीटर, उन सब के बीच। तो 1 टेस्ला जो होता है, 1 टेस्ला ये बराबर होता है 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर के, और 1 टेस्ला ये बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। तो फिर इन रिलेशंस को यूज करते हुए, यहां पर पुट करते हुए, हम म्यू नॉट का तरह तरह का यूनिट पता कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि म्यू नॉट का जो SI यूनिट है, वो SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर एम्पियर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसे कुछ इस तरह से डिनोट करें कि यह है न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर मीटर स्क्वायर्ड। तो फिर देखिए ये क्या बन जाएगा। उससे पहले देखें कि ये क्या बनता है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर।
तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आप ये पाएंगे कि न्यूटन मीटर पर एम्पियर ये बराबर होगा वेबर के। तो हम कह सकते हैं 1 न्यूटन मीटर पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 वेबर। आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके देख लें। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसका जो यूनिट होगा ये होगा ये जो कि है वेबर इनटू ये जो एक्सप्रेशन है ये है पर एम्पियर पर मीटर। तो फिर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का यूनिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है वेबर पर एम्पियर पर मीटर, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ओवर 4 पाई, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। आप इसका और भी यूनिट्स यूज कर सकते हैं। अब अगर मान ले हम पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन करना चाहते हैं कि भाई 1 पोल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, हम किस पोल के स्ट्रेंथ को 1 या फिर यूनिट पोल स्ट्रेंथ कहें, या फिर कहें उस पोल का स्ट्रेंथ है 1 एम्पियर मीटर। तो 1 एम्पियर मीटर वाला पोल स्ट्रेंथ कैसा होगा? तो इसके लिए मान ले हमारे पास 2 पोल्स हैं, दोनों मान ले सिमिलर पोल्स है या सेम नेचर का पोल है। तो हमने माना ये एक नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का भी जो पोल इसके पास है वो भी है एक नॉर्थ पोल, और ये दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये है 1 मीटर का। और हमने माना कि ये जो पोल स्ट्रेंथ है इन दोनों का सेम है, वो है 1 एम्पियर मीटर। तो ये भी हो गया 1 एम्पियर मीटर। तो इसे हमने माना ये है M1 पोल स्ट्रेंथ और ये है M2 पोल स्ट्रेंथ। तो जैसे कि कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म से हमें पता है कि इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स बराबर होगा μ0/4 पाई, अर्थात हम मान रहे हैं यहां जो बीच का जो स्पेस है ये फ्री स्पेस है अर्थात वैक्यूम है या एयर है, इनटू M1 इंटू M2 अर्थात 1 एम्पियर मीटर इंटू 1 एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर, तो उसका स्क्वायर होगा 1 स्क्वायर मीटर। तो इससे आगे हम कहेंगे ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर इंटू 1 एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर के। तो अगर आप इस यूनिट के जगह यूज करते हैं ये वाला यूनिट, तो देखिए यही चीज क्या बन जाएगा, ये फोर्स जो होगा इन दोनों पोल्स के बीच जिनका कि पोल स्ट्रेंथ यूनिट है, ये बन जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इनटू एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यहां से देखें एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मैंने 1 नहीं लिखा, डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन। तो इसका मतलब यही बना कि अगर 1 एम्पियर मीटर स्ट्रेंथ के 2 पोल्स को 1 मीटर के डिस्टेंस में रखा जाए तो उनके बीच जो मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा 10⁻⁻7 न्यूटन। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वो पोल जिसे कि अपने ही जैसे सिमिलर नेचर के और उसी स्ट्रेंथ के पोल के पास रखा गया हो और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो अगर
उनके बीच मैग्नेटिक फोर्स जो काम करे वो 10⁻⁻7 न्यूटन हो, तो हम उस पोल स्ट्रेंथ को कहते हैं 1 एम्पियर मीटर। तो इस तरह से हम पोल स्ट्रेंथ को या यूनिट पोल स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं।